क्वेश्चन नंबर, वो तो है ही। हाँ 10 देखो बेटा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली? हाँ कर दी बेटा, थैंक यू। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन समझ लो, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। पहली प्लेन है आर डॉट 2i + 2j -3 की 7, और दूसरी है आर डॉट 2i इन दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू प्लेन लिखनी है हमने। तो इंटरसेक्शन का मैंने बताया था, पहली की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे की इक्वेशन जब भी लिखनी हो। लैम्डा को निकलवाने के लिए वो कंडीशन देता है एंड द पॉइंट। अब आगे कहता है एंड द पॉइंट, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट। पॉइंट है 2 1 3। तो पहले जो पहलड़ी प्लेन है ना बेटा, इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख लो, क्या आ जाएगी 2x 2y -3z = 7। दूसरी की क्या है 2x 5y 3z = 9। ये क्या हो जाएगी 2x, RHS उसकी 0 हो, इसकी भी RHS 0 कर लो। इसका एक नाम धर लो, इसका 2 धर लो। अब लिखेंगे एनी प्लेन थ्रू 1 और 2। तो पहली इक्वेशन यूं की यूं लिखे हम, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी, और इसका नाम धर दिया हमने 3। अब जो 3 है ये हमारी रिक्वायर्ड प्लेन है। 3 पासिस थ्रू, किस पॉइंट से गुजरती है बेटा 2 1 पासिस थ्रू 2 1 3। तो जहाँ x है वहाँ 2 रख दें, जहाँ y है वहाँ 1 रख दें, जहाँ z है वहाँ 3 रख दें। तो 2 × 2 2 × 1 3 × 3 -7। 2 × 2 5 × 1 3 × 3 -7। तो ये हो गया बेटा 4 + 2 -9 -7। 4 + 5 + 9 -7। 4 2 6, 6 में से 9 घट जाएंगे तो -3, -3 और -7 कितना आ जाएगा बेटा -10। और ये हो गया 9 और 9 18 में से 7 गए 11। तो लैम्डा आ गया 10/11। लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2x
2y माइनस 3z माइनस 7 10/11 2x 5y प्लस 3z माइनस 7। ये -7 नहीं था, ये 9 था, हमने गलत कर दिया है ना। ये -7 ठीक है, ये -9 था, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख दिया, तो ये आएगा बेटा -9, तो यहाँ ये आएगा -9, ये -9, तो एक 9 कट जाएगा, 9 आएगा यहाँ। एलसीएम लोगे तो 18x 18y गुणा कर रहे हो इसको अंदर, एलसीएम लेके 27z 9 7 63, 10 को अंदर गुणा कर दो, 20x 50y 30z -70, 20 और 18 कितना हो गया 38x, 18y और 50y कितना हो गया बेटा 68y, माइनस का 27 है प्लस का 3z 63 और 70 कितना रह गया। इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि यहाँ कवर नहीं हुए, तो इसका मतलब वो मिसलेनियस में है, या फिर जब हम रिवीजन करेंगे तो पिछले सालों के पेपर करेंगे उनमें चैप्टर वाइज, तो उनमें भी कवर हो जाएगी वो बात। लेकिन फ़िलहाल हम जो एक्सरसाइज है वो आपकी 11.3 है और उसमें हम 12वें क्वेश्चन पे हैं। यहाँ कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एक प्लेन है 2i + 2j -3 के, और दूसरी r.3i दो प्लेन के बीच में एंगल क्या बताया था। अगर एक प्लेन है हमारे पास r.n1 वेक्टर = d1, दूसरी प्लेन है, तो जो n1 और n2 में एंगल होता है वही प्लेनों के बीच में माना जाता है। तो cos थीटा जो है वो क्या होता है n1 वेक्टर डॉट n2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो n1 क्या है यहाँ पे, ये आपका n1 है और ये क्या है n2 है। n1 है हमारे पास और n2 क्या है बेटा, तो n1 डॉट n2 डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलती है, आई वाले के साथ 3 दूनी 6 -3 × 2 -6 और माइनस का 15। मैग्नीट्यूड ऑफ n1 2 स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, 4 + 4 + 9 17 आ जाएगा। n2 का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो √33 आ गई। तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सर √43 आएगा।
43। सर √43 आएगा 33 की जगह। गुड। तो ये आ जाएगा बेटा -15 √17 √43। एक्यूट एंगल लेना है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन कोस इनवर्स ये आंसर है। तो सिंपल है, दो प्लेन के बीच में एंगल हो तो क्या होगा, जो एन वेक्टर के बीच में है पहली का भी एन निकाल लो, दूसरी का भी, और उनके बीच का एंगल निकाल लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है वेदर द गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर पैरेलल और नाइदर ऑफ दीज, तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो सीधी बात, हमने एंगल निकालना है। ए फर्स्ट प्लेन क्या है 7x, दूसरी प्लेन क्या है तो n1 वेक्टर कितना है, बारी बारी बताओ। पहले कौन है, दिव्या। 7x हाँ प्लस प्रिया बताओ। 7i, 7x प्लस 5 7i बताओ। 7i प्लस 5j प्लस 6k n2 3i 3i माइनस j माइनस 10k 10 की cos थीटा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 7 या 21 -5 -60। ठीक है। पहले का मैग्नीट्यूड 7 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर, दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर और 10 का स्क्वेयर। कितना आ गया बेटा, ये 21 में से 5 गया 16, और 60 में से 16 गया माइनस का 44। तो मॉडुलस ले लो क्योंकि एक्यूट एंगल चाहिए। और 36 49 प्लस 25 कितना हो गया 74, 74 और 36 कितना हो गया 110, 100 और 1 101 और 9 110। तो cos थीटा हो गया 44/110। और कितने पे कट गया, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो थीटा आ गया cos इनवर्स 2/5। तो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, उनके बीच में एंगल है, ये है वो बी। तो अब कौन बताएगा, नेक्स्ट कौन है इसमें, दिव्या बता। सर n1 2i प्लस j प्लस 3k 7i सर प्लस 2s है सर 2 है इसका मतलब बुक ले रहे हो 2i प्लस j प्लस 3k और n2 i माइनस 2j प्लस 0k cos थीटा 2 इंटू 1 और इंटू -2।
तो ये आ गया 2 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर, ये आ गया 1 स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर, 2 से 2 भी कट गया, कितना आ गया बेटा ये? कितना होगा? 0. 0. It means planes are Perpendicular. perpendicular. Very good. C. 2x minus 2y plus 4z plus 5. तो n वेक्टर क्या कितना है? कौन बताएगा आपकी बात? Sir, 2i minus 2j plus 4k. मनीषा बता रही है 2i Yes, sir. Minus 2j plus 4k. and 2 3i minus 3j plus 6k. ओके, cos थीटा प्रोडक्ट क्या आएगी? 6 - 6 प्लस 24, ठीक है ना? 3 गुणा 2 -2 गुणा प्लस 6 आएगा, ये भी -2 गुणा -3 और प्लस का 24, ठीक है? बोले मनीषा आ गया? Yes, sir. सब इनका स्क्वायर कर दो. करवा 2 का स्क्वायर -2 4 का plus 4 plus 16. ये भी बोल। Sir, 24. ऊपर कितना आ गया? 12 और 24 36, Yes, sir. और ये कितना है? 4 और 4 8 और 16, Sir, 24. 9 और 9 18, 18 और 36, Sir, 54. ये आ गया 2√6, ये आ गया 3√6, ये हो गया 36 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा में 6, ठीक है? और ये आ गया 1, तो थीटा क्या आ गया? कोस थीटा 1 आ गया। थीटा कितना आया बेटा? Cos inverse 1. गलत, 0 है। ये तो टेबल में है, टेबल में ना हो तो हम इनवर्स की तरफ भागते हैं। तो 0 तो इसका मतलब प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, पैरेलल, एक प्लेन दूसरी के पैरेलल है, ये सिचुएशन है। इनके नॉर्मल भी पैरेलल हैं, यू n1 है, यू n2 है। और पैरेलल वेक्टर हों तो मैंने बताया था एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। आई जे के कोफिशिएंट्स के रेशियो देखो 2/3, इसका भी क्या आएगा? 2/3, इसका भी कितना आएगा? 4/6, 2/3। तो एक वेक्टर दूसरे का 2/3 टाइम्स है, एक 3/2 टाइम्स है। n1 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ n2, ये लैम्डा है, और n2 इज 3/2 टाइम्स ऑफ n1, ये इसके लिए लैम्डा है। डी 2x
माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कौन बताएगा आपकी बार? नाइस और एकता रहेगी। बताओ बेटा कौन सी बताएगी? सर 2i n1 minus 1j 2i माइनस j plus 3k वेरी गुड। n2 2i minus j प्लस 3k। तो cos थीटा कैसे निकालोगे? बताओ बेटा। आई वाला क्या हो जाएगा? 4 3 गुणा 3 4 जमा 1 जमा 9 1 आ गया। तो cos थीटा 1 आया तो कितना आया थीटा? 0 डिग्री। तो n1 इज पैरेलल टू n2। तो प्लेन्स आर पैरेलल अगेन। वैसे भी ये भी वो यो भी वो है, यो भी वो है। 2i माइनस जे प्लस 3k और ये भी क्या था? 2i माइनस जे प्लस 3k। ई एकता बता बेटा। n1 वेक्टर क्या है? सर एकता का माइक ऑफ है। अच्छा एकता कहाँ गई? मन कर रखे है कि? नहीं सर उसका माइक ऑन ही नहीं हो रहा, नेटवर्क इश्यू है। चलो n1 क्या हो गया? 2i। ठीक है। n2 0i 1j 1k n1 4i plus 8k plus yes 4i plus 8j प्लस k 8j। ओके। cos थीटा बेटा n1 0 plus एक मिनट 0 प्लस 8 प्लस 1 plus 1 जी सर। इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इसका 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर 64 और 1 65 65 और 4 सर 4 का स्क्वायर है 2 का नहीं है। तो 101 हो गया। फिर 16 और 64 कितने हो गया? 80 81 हो गया। फिर तो 9/9 गुणा में √2। तो cos थीटा आ गया 1/√2। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 हाँ π/4। ठीक है। एक जो टॉपिक रह गया ना यहाँ वो है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये।
एक प्लेन है मान लेते हैं ये, और ये लाइन है, हमने ये एंगल निकालना है, ये प्लेन और इसके बीच का दिया हुआ है। नॉर्मल क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन तो नॉर्मल बताता है। ये मान लेते हैं लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, प्लेन है एन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो कौन सा क्या वेक्टर है यहाँ बताओगे? ये किसकी डायरेक्शन में है, ये किसकी डायरेक्शन में है? लाइन की डायरेक्शन को कौन बताता है? किससे मिलती है? सर हम्म, सर ये डिस्कनेक्ट हो रही थी सर बार बार क्लास। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं जो बता रहा हूँ ना उस बात को दोबारा समझो। मैं बताना चाहता जी हूँ सर। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। जैसे ये अब ये बोर्ड एक प्लेन है और ये पेन एक लाइन है, तो इनके बीच में एंगल तो ये है जो मैं ये थीटा बनाया हुआ है। लेकिन लाइन की इक्वेशन ये है, प्लेन की ये है। लाइन की डायरेक्शन को कौन बताता है? ए बताता है कि बी बताता है? बताओ। हैं? है सर। बी बताता है ना? जी सर। और प्लेन की डायरेक्शन को कौन बताता है? यो तो बी हो गया समझ लो। एन बताता है, उसका नॉर्मल ही तो बताता है। जी सर। तो प्लेन के और लाइन के बीच में एंगल तो थीटा बन रहा है एक्चुअल में, लेकिन इन वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा है। किसके बीच में? लाइन और नॉर्मल के बीच में। प्लेन के लाइन के बीच में तो थीटा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल क्या है? 90 माइनस, क्योंकि नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो दो वेक्टर हैं एन वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल 90 माइनस थीटा। तो फार्मूला क्या है? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही तो होता है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का, दोनों की डॉट और दोनों के मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये रह जाएगा साइन थीटा। तो जब भी दो लाइनों के बीच में एंगल निकालेंगे तो हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालते हैं तो कॉस थीटा यूज़ करते हैं। दो लाइनों के बीच में क्या होता है? b1 डॉट b2, दोनों बी काट लो, उनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड। प्लेन का क्या होता है? प्लेन्स का अभी कर रहे थे हम n1 डॉट n2। n1 डॉट n2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड n2। बस। अब लाइन एंड प्लेन, एंगल आता है लाइन और प्लेन के बीच का, तो साइन थीटा यूज़ करो। लाइन से बी मिलेगा, प्लेन से एन मिलेगा, एन डॉट बी डिवाइडेड बाई, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जिसका हम वेट कर रहे थे, ये इसने दिया नहीं, आर्टिकल तो दे दिया, क्वेश्चन नहीं दिया इस पर। हम कर लेंगे जब रिवाइज करेंगे इसको। अब है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये दिया नहीं इसने। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। लाइन से तो काटना सीख लिया था, लाइन से तो क्या किया था? ये लाइन है, लाइन से ना कट है मेरे ख्याल में, दोनों बता देता हूँ।
प्लेन का तो सीधा है, ये पॉइंट x1 y1 z1 है और ये प्लेन है नीचे ax by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? मोड इस x1 y1 z1 को इसके अंदर रख दो, और डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर और उसका रूट। सिंपल है। क्या किया हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए? x1 y1 z1 यहाँ रख दिया, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a स्क्वायर। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात आई थी p की, वो इससे निकलेगा। अच्छा, ये यूनिवर्सल मेथड है। हमारे पास +1 में हमने पढ़ा होगा, अगर लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट x1 y1 है, तो डिस्टेंस क्या होती है इस लाइन से? मोड ऑफ ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर। उसको आगे बढ़ा दिया z और आ गया तो प्लस सी स्क्वायर हो गया। ये +1 में भी था। अच्छा, ये काम आता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स निकालने का भी। ये दो प्लेन हैं, पैरेलल हैं, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एनी पॉइंट लिया और यहाँ से क्या निकाल लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। एनी पॉइंट कैसे लेते हैं? y ने 0 कर लो, z ने 0 कर लो और x निकाल लेना, तो वो एनी पॉइंट आ गया। या x ने 0 कर लो, y ने 0 कर लो, z निकाल लो, वो एनी पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस पे एनी पॉइंट में चेक करना चाहो ना, तो y और z ने 0 ले लो, x कितना आ गया 2, तो ये इसके ऊपर है ये पॉइंट। ऐसे ही y और x को 0 ले लो, z निकाल लो, या x और z को 0 कर लो, y निकाल लो। ये एनी पॉइंट निकालने का तरीका है। तो एनी पॉइंट निकाला तो फिर क्या रह गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, इसको इसी तरीके से निकाल लेंगे। +1 में भी हमने ऐसा ही किया था, दो लाइनें हैं पैरेलल, तो इनके बीच में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या करते हैं, एनी पॉइंट इसके ऊपर लिया। एनी पॉइंट कैसे लेंगे? वहाँ x और y होते हैं, y को 0 कर लो, x निकाल लो, x को 0 कर दो, y निकाल लो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। ये तो होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। और इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर दो प्लेन की इक्वेशन, दो प्लेन आ गए तो a1 b1 यूज करने पड़ेंगे, और पैरेलल हैं तो ये ध्यान रहे x y z के कोफिशिएंट वही रहेंगे, क्योंकि प्लेन पैरेलल हैं तो x y z के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर है, क्योंकि नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। फर्क किस में रहेगा? कांस्टेंट में रहेगा। अब यहाँ जो चौथा क्वेश्चन था, प्लेन पैरेलल कौन कौन सी में आई थी? डी में आई थी ना। तो यहाँ फर्क किस में है? डी कांस्टेंट में फर्क है बस, इन में इसमें। यहाँ भी सर। तो जब प्लेन पैरेलल होती हैं तो कांस्टेंट में फर्क होता है बस।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d1 माइनस d2, उसका मैग्नीट्यूड, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, या a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, एक बात है, क्योंकि जब दोनों एक से हैं तो a b c लेंगे, यहाँ भी a b c लेंगे। ऐसे ही लाइनों के बीच में अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो x और y का पार्ट वही रहेगा, फ़र्क किस में रहेगा, कॉन्स्टेंट्स में। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, c1 माइनस c2, ये +1 का है, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। ये एनडीए वगैरह में डायरेक्टली यूज होते हैं। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14वां क्वेश्चन। कहता है सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ 0 0 की किस प्लेन से 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3। तो पहले हनीश ने उरेन कर लिया करो, जीरो करो पहले। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या तरीका है, इसको जीरो, इसको यहाँ रख दो, x की जगह 0, y की जगह z की जगह 0। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 3 का मोड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो मोड ऑफ 3 माइनस 3 3 हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 144। तो जो भी आएगा बेटा आंसर आ जाएगा 144 और 16 60, 169 हो गया ना। तो 3/3 436 आएगा सर। हैं, 144 और 16 कितने हो गए, 60, और 9 169, 169 का 13 होता है। दूसरा है 3 माइनस 2 1, प्लेन क्या है, तो x की जगह कितना रखेंगे 3, y की जगह कितना रखेंगे -2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा y की जगह क्या रखेंगे -2, 2 गुणा में 1, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, 8 और 1 9। तो 6 और 4 10, 13/3 आंसर आ गया इसका, 3/13 सी। 2 3 -5। एक तो आवाज आ रही है बेटा, जी सर। तो आप बता परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर बता। मैं हाँ आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता। पहले क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को इधर लेंगे, -9 बराबर 0। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे आएगी, x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह क्या रखेंगे 3, 3 z की जगह -5 -5। और -9 कांस्टेंट ने अड़े मत छोड़ दियो, साथ लिखियो इन्हें भी। जी सर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो गया, 2 + 6 + 10 -9। ये जो है रूट 9 हो गया हमारे पास। 10 में से
एक गया, 9 गया 1, तो ऊपर भी 9 हो गया, नीचे 3, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट्स। डी -600 और प्लेन क्या है? 2x -3y + 6z -2 = 0। तो x की जगह क्या रखेंगे? -6, इनकी जगह 0 0 -2, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये 12 में से 2 गया 10 और बटे में 7। ठीक है, तो इस चैप्टर का सर ये -14 होगा। ऊपर यस सर। तो मोड़ लेंगे फिर, तो 14 बटे में 7 2 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है, अब है बेटा आगे जो है चैप्टर, ये है लीनियर प्रोग्रामिंग। मेन तो ये आज शाम तक ही ख़त्म हो जाएगा जब हम इसको करेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। धरती पे इससे आसान चैप्टर है ही नहीं कोई। LPP भी बोलते हैं इसको, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, LPP। अब लीनियर प्रॉब्लम और प्रोग्रामिंग, ठीक है, या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऐसे भी बोल सकता है ये। अभी इन्हें पता नहीं क्या बोल रहा है इसको। क्या लिख रखे है दिवेश में? तो लीनियर प्रोग्रामिंग ही है इसमें। प्रॉब्लम्स आगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। सर हमारे में तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लिखा है। इंडेक्स में देखिए बेटा। ठीक है, अब मैं तीनों का मतलब समझा सकता हूँ। या लीनियर का मतलब क्या है? एक्स वेरिएबल में 1 डिग्री हो। लीनियर इक्वेशंस तो तुमने पढ़ी हैं 10वीं में, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ी है ना, पहला तो चैप्टर है। रैखिक समीकरण, लीनियर का मतलब है वेरिएबल्स की पावर 1 हो। जनरली ये होती है ax + by + c = 0। x की भी पावर 1, y की भी पावर 1। ये 1 डिग्री की है। x और y आपस में गुणा तो 2 डिग्री माना जाता है। ये तो एक 1 डिग्री की है। 2 डिग्री की बताऊं जनरल इक्वेशन, ax² by² 2hxy + gx + fy + c = 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है। पहले तो 2 पावर की लिखी जाएंगी वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल हैं x और y। ये y की पावर 2, x की पावर 1 और y कुल मिला के 2 मानी जाएगी। ये एक, फिर 1 पावर की, फिर बिना पावर की। 3 डिग्री की में क्या हो जाए? पहले 3 पावर वाली, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, फिर 0 वाली, ऐसे होता है। तो ज़्यादा उसमें नहीं जाना। 1 डिग्री की तो पहले 1 पावर की होगी, फिर बिना पावर का क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लीनियर क्योंकि 1 डिग्री है। दूसरा, इनका ग्राफ खींचे तो एक लाइन आता है। तुमने जो ग्राफ खींचे थे 10वीं में, वो क्या आए थे? सारे स्ट्रेट लाइन ही आए थे। एक्स और वाई की टेबल बनाई थी, 2 पॉइंट कोई लिया। मैं तो ये लेता हूँ, एक्स को 0 कर लिया, वाई निकाल लिया, वाई को 0 कर दिया, यूँ निकाल लिया।